अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्योर एंड केयर के साथ आपका मेज़बान ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर। आप जानते हैं कि हार्ट अटैक की हमने पहले भी एक दफ़ा बात की, तो एक चीज़ हमें क्लियर हुई थी, वो ये कि जब हार्ट अटैक किसी पेशेंट को होता है तो उस वक्त हमारे पास बहुत कम टाइम होता है पेशेंट को किसी जगह पे पहुंचाने के लिए, और कुछ खास सिम्टम्स हैं जिनकी बेसिस पे हमने डिसाइड करना होता है कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक है और इसको फौरी तौर पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आज हम इसको मजीद थारोली देखेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अदीलुर रहमान। डॉक्टर अदीलुर रहमान असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। बाकी इंट्रोडक्शन डॉक्टर साहब अब खुद करवाएंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी कि आपने आज फिर टाइम निकाला है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिएगा, और साथ में डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है या मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के साथ बाकी टाइप्स हैं हार्ट अटैक की, ये क्या है एग्जैक्टली और थोड़ा सा हमें इसकी ओवरऑल इनलाइटन कीजिएगा, हाउ टू गो विद दीज इंसिडेंसेस। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर दिलुर रहमान है। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ताहिर साहब आपका और हाई हेल्थ पॉइंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से मुझे आम आवाम की आगाही के लिए दिल के अमराज के बारे में मालूमात फ़राहम करने का मौका दिया। सबसे पहले तो ये है कि दिल की बीमारियाँ डेफ़िनेटली मुख्तलिफ़ इक़साम की हैं और जनरली आम लोगों के लिए यही है कि वो उनका ख़्याल है कि ये दिल की जो बीमारियां हैं इन सब का इलाज एक ही किस्म का होगा। तो इस वजह से थोड़े से मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं जिनको मैं इस प्लेटफॉर्म से क्लियर करके और आम लेमैन के लिए इन चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये जो मालूमात हैं डेफ़िनेटली ये आम जो मरीज़ हैं इनके इलाज मुआलजे में एक सहूलत का या इनको फैसिलिटेट करने में हेल्प करेंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम सबसे ज़्यादा दिल के कॉमन मर्ज़ की बात करें तो उसको अंजाइना कहते हैं। अंजाइना का मतलब होता है दिल का दर्द। अब दिल की बीमारी में जब दिल का दर्द होना, इसको आम ज़ुबान में हम अंजाइना कहते हैं। इसकी बेसिक वजह दिल की नालियों के अंदर तंगी आ जाना, और उस तंगी आ जाने की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। किसी क्लॉट का आ जाना, कोलेस्ट्रोल का दिल की नालियों में जमने की वजह से दिल की नालियों की तंगी का बायस बनना, ये भी अंजाइना का प्रॉब्लम कर सकता है। तो जब भी किसी पेशेंट को दिल की अलामात शुरू हों तो सबसे पहले पेशेंट छाती में दर्द की शिकायत करते हैं, और वो दर्द आम जो मसल्स और हड्डियों के दर्द से मुख्तलिफ हो सकता है, मैदे के दर्द से मुख्तलिफ हो सकता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम। इसमें पेशेंट का जो दर्द बयान करने का एक साइन है वो ये कि पेशेंट बताते हैं कि उनकी पूरी छाती में दबाव, घुटन या सफोकेशन की फीलिंग होती है। ये टिपिकल दर्द है जिसको हम टिपिकल अंजाइना या टिपिकल चेस्ट पेन के नाम से जानते हैं। अब जब भी कोई भी पेशेंट अगर हमें आके बताते हैं कि उनके छाती में दर्द है तो डेफिनेटली ये जो साइन है लिवाइन साइन, इट्स एन इम्पॉर्टेंट साइन के जिससे हमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये कार्डिक या नॉन कार्डिक पेन है। बहुत से पेशेंट जब अपनी पेन को लोकलाइज करते हैं कि इस जगह पे पेन है, इस जगह पे पेन है, तो इसका ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि ये दिल की बीमारी की वजह से नहीं हो सकते। ये कोई पट्ठों के खिंचाव की वजह से पसलियों में दर्द हो सकता है, या मैदे की गैस की वजह से बहुत से पेशेंट्स को इस तरह की शिकायत हो रही होती हैं। तो अंजाइना की हम बात कर रहे हैं। अंजाइना दिल के दर्द को कहते हैं। इसका इनिशियल जो ट्रीटमेंट है डेफिनेटली वो स्टार्ट होता है कि आप घर में मौजूद डिस्प्रिन टैबलेट पेशेंट को चुबाने के लिए दे सकते हैं, या डिस्प्रिन की गोली को पानी में हल करके पिलाया जा सकता है। ये इनिशियल मोड ऑफ ट्रीटमेंट है अंजाइना के केस में। अगर खुदा न खासा ये हार्ट की बीमारी हो तो ये कहा जाता है कि डिस्प्रिन के जल्द अज जल्द इस्तेमाल से 25% तक आप पेशेंट के जो बीमारी है उसमें कमी का बायस कर सकते हैं, जब तक उसने किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल या फर्स्ट एड वाली जगह पे पहुंचना है। तो जब ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाए तो सेकंड मोड है कि अब डिपेंड करता है कि आपके पास फ़र्स्ट एड में और क्या फैसिलिटी है। क्या आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर, शुगर उस टाइम मॉनिटर कर सकते हैं। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बेहतर हो, ठीक हो, और इसी तरह का दर्द जिसको हम अंजाइना कहते हैं ये मौजूद हो, तो डेफिनेटली आप पेशेंट को डिस्प्रिन की टैबलेट भी दें। और दूसरी एक टैबलेट होती है जिसको एंजिसिड कहते हैं या नाइट्रेट्स कहते हैं, वो पेशेंट की ज़ुबान के नीचे रखवा के पेशेंट को एक ऐसी पोजीशन में कर दें कि जिस पे वो कंफर्टेबल हो, लाइक बिठा दें, टेक लगा दें या लिटा दें। तो इससे 10-15 मिनट के अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट के जो इनिशियल अलामात हैं वो सेटल कर देती हैं। मीनवाइल आपको इस तरह की अरेंजमेंट करनी चाहिए कि किसी ऐसी जगह पहुंचाया जाए जहां पे दिल के लिहाज से जो सहूलियात है वो दस्तयाब हों, किसी दिल वाले हस्पताल में या बड़े जितने भी हस्पताल हैं टर्शरी केयर,
वहाँ पे ले जाना बेहतर है। बहुत दफ़ा अगर आपको इस चीज़ की श्योरिटी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये टिपिकल ऐसी अलामात हैं जिनको देखते हुए बजाय इसके कि रास्ते में किसी जगह पे आप टाइम वेस्ट करें, बेहतर है कि आप प्लान ही ऐसा करें कि आप उनको बड़ी जगह पे पहुंचाएं। क्योंकि इनिशियल फ़र्स्ट एड अगर आप किसी भी दरमियान वाले सेंटर में रुकेंगे तो उनमें उन्होंने फ़र्स्ट एड यही देनी है, डिस्प्रिन और एंजिसिड की टैबलेट। लेकिन एंजिसिड की टैबलेट हर दफ़ा देना कोई सेफ़ नहीं है, क्योंकि बहुत दफ़ा खुदा न खासा हार्ट अटैक की कुछ किस्में ऐसी हैं जिसमें बीपी ड्रॉप कर जाता है, तो उसमें नाइट्रेट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, मतलब वो मना है, वो नहीं देने, क्योंकि उनके इस्तेमाल से तबीयत बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकती है। तो इस वजह से अंजाइना में फ़र्स्ट एड जो है वो डिस्प्रिन है। एंजिसिड का फ़ैसला आप ब्लड प्रेशर के मुताबिक कर सकते हैं। अगर बीपी चेक हो गया और बेहतर है तो फिर एंजिसिड सेफ़ है कि वो दें, वो भी पेशेंट की बीमारी को इनिशियल इलाज में बहुत कारआमद है। और अगर ब्लड प्रेशर कम है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो फिर डेफिनेटली एंजिसिड की बजाय डिस्प्रिन अकेले ही काफ़ी है। नेक्स्ट मरहला है पेशेंट को ऐसी जगह ट्रांसफ़र करना जहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसकी ईसीजी हो सके। तो जब पेशेंट अंजाइना के साथ आते हैं, ईसीजी से हम तशख़ीस कर लेते हैं। अगर खुदा न खास्ता बड़ा हार्ट का इवेंट हो जिसको हम एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं, तो मुख्तलिफ उसमें स्टेमी हो सकता है, एन स्टेमी हो सकता है, या बहुत दफ़ा ईसीजी में कोई ख़ास तब्दीलियाँ नहीं होती लेकिन पेशेंट की अलामात टिपिकल हार्ट वाली होती हैं, तो उसको हम अनस्टेबल अंजाइना कहते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट मोर और लेस एक ही तरीके से शुरू किया जाता है, जिसमें डिस्प्रिन से और क्लोपिडोग्रल जो नो क्लॉट या लो प्लेट टैबलेट्स हैं उनसे स्टार्ट होकर आगे चलता है, और उसमें फिर हम कुछ एंटीकोगुलेंट्स इंजेक्शन की शक्ल में देते हैं जिसको क्लेक्जेन या हेपरिन कहा जाता है। वो पेशेंट की जल्द के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इनिशियल मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जो अनस्टेबल अंजाइना, एनस्टेमी और स्टेमी तीनों में एक ही जैसा है। अब ये जो तीन मैंने टर्मिनोलॉजीज़ बोली हैं, इन्हीं के मुताबिक हमने अनस्टेबल अंजाइना और एनस्टेमी को फिर हम डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा ट्रीट करते हैं। और जो स्टेमी होता है, जिसको एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं, जिसको आम जुबान में समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी पेशेंट में दिल की नाली 100% बंद हो जाए तो ईसीजी में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिनको हम स्टेमी या बड़ा हार्ट अटैक के नाम से पेशेंट को बताते हैं। ऐसे हार्ट अटैक में जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जो कि हमारे आरआईसी हॉस्पिटल में, एएफआईसी हॉस्पिटल में, पिम्स में, इन शिफा में, इन जगहों पे ये ट्रीटमेंट मौजूद है। इसको हम कहते हैं प्राइमरी पीसीआई। प्राइमरी पीसीआई या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हम भी कहा जा सकता है। ये वो तरीका इलाज है जिसमें जिस नाली के अंदर क्लॉट आने से 100% नाली तकरीबन बंद हो चुकी है, उसको 12 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई पेशेंट पहुंच जाए तो अलामात के मुताबिक, ईसीजी की फाइंडिंग के मुताबिक और पेशेंट की दीगर कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसको हम फॉलो करते हैं। पिंडी इस्लामाबाद की विजिनिटी में जो आरआईसी हॉस्पिटल है, ये सबसे ज़्यादा ये प्राइमरी पीसीआई प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है। तो इस वजह से जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो या हार्ट की अलामात हों तो प्रेफरेबली ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे कंप्लीट मोड ऑफ ट्रीटमेंट मौजूद हों। लाइक अगर आप किसी और हॉस्पिटल में जाते हैं, जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है, उसके अलावा डीएचक्यू हॉस्पिटल है, होली फैमिली हॉस्पिटल है, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, इन तमाम अस्पतालों में इनिशियल फ़र्स्ट एड तो उसी तरह होगी, इनिशियल ट्रीटमेंट वैसा ही होगा, लेकिन वो प्रेशियस टाइम जो कि हमें प्राइमरी पीसीआई के लिए दरकार होता है, वो जितना शॉर्ट होगा पेशेंट की इम्प्रूवमेंट के चांसेस उतने बेहतर होंगे। तो इन अस्पतालों में भी पेशेंट को इनिशियली ट्रीटमेंट इसी मोड में ही दिया जाता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी पीसीआई या एंजियोप्लास्टी की सहूलियात नहीं है, तो फाइनली वो अपने पेशेंट को ट्रीट करके उन्होंने आरआईसी में या किसी ऐसे सेटअप ही में भेजना है जहाँ पे एंजियोप्लास्टी परफॉर्म की जा सके। तो लिहाजा अवेयरनेस का जो तरीक़ाकार है, जिसमें आप अपने लवाहिकीन को, रिश्तेदार, अजीज़ व कारब, मोहल्लेदारों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो तो डेफिनेटली फ़र्स्ट एड, जिस तरह मैंने पहले बताया, डिस्प्रिन, एंजिसिड प्लस माइनस डिपेंडिंग अपॉन के ब्लड प्रेशर कैसा है। ब्लड प्रेशर बेहतर है, एंजिसिड ये फ़र्स्ट एड। फिर आप आप डेस्टिनेशन को चूज़ करें कि लाइक जिस तरह दिल वाले अस्पताल हैं, एएफआईसी, आरआईसी, इन जगहों पे आप जाएंगे तो आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट उस ही तरीके में होगा जो कि एक हार्ट अटैक के मरीज़ को एंड तक चाहिए। और इसमें जिस तरह से डिस्प्रिन, एंजिसिड, एंटीकोगुलेशन से स्टार्ट होके प्राइमरी पीसीआई, जिसको हम कहते हैं कि ब्लॉक वेसल को स्टेंट के ज़रिए खोलना, ये तरीका इलाज इसमें शामिल है। लोगों की आसानी के लिए ये बताइएगा, क्या ये किसी खास एज से रिलेटेड है या किसी मतलब मेल्स को जेंडर वाइज अगर हम सेग्रीगेट करें तो क्या मेल्स में ज्यादा होती है, फीमेल्स में ज्यादा होती है? क्या इसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल से कोई रिलेशन है डॉक्टर साहब? इसका फूड से कोई रिलेशन है? अगर हम इसकी प्रेवलेंस को नोटिफाई करें तो हम किन फैक्टर्स की बेसिस पे इसकी प्रेवलेंस की बात करते हैं? अच्छा, ये बहुत अहम सवाल है कि जो हार्ट डिजीज़ है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इसका इंसिडेंस किस तरह से, किन जोग्राफिकली इसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, एज वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो ताहिर साहब, मैं अगेन ये कहना चाहूँ कि ये मल्टी फैक्टोरियल है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आप इसको किसी एक लिहाज से कैटेगराइज नहीं कह सकते। जिस तरह आज से अगर हम 1 और 2 डेकेड पहले की बात करें तो फिर हमें ये था कि ये एक एज फैक्टर ज़्यादा होने से बीमारी आती है, लेकिन आजकल जो हम देखते हैं कि जितनी ओल्ड एज में इस बीमारी का इंसिडेंस है यंग एज में उससे ज़्यादा है। अब उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। उस वजूहात में एक तो हमारी जो लाइफस्टाइल है, डाइट है, उसका अनहेल्दी होना, कि अनहेल्दी डाइट ऐसा लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा एक कॉज बन रही है इस बीमारी को फैलाने में। दूसरे नंबर पे इस जेनेटिक मेकअप के बहुत सी बीमारियां जो मौरूसियत के कानून पर ट्रांसमिट हो रही होती हैं, उसमें बहुत दफ़ा पेशेंट बहुत अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं, डाइट भी अच्छी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर ये बीमारी मौजूद होती है, तो ये नस्ल दर नस्ल ऐसे मुंतकिल हो रही होती है। तो इसमें जेनेटिक मेकअप का भी रोल है। जेनेटिक मेकअप को डेफिनेटली आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे फैक्टर्स जिनको हम कह सकते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स, तो इस वजह से हम इनकी जो फैक्टर्स हैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मॉडिफाइबल, एक है नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल है एज है, आपका क्या एथनिक बैकग्राउंड है, आपका जेनेटिक मेकअप कैसा है, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाइबल क्या है कि आप अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल, आपके जो रिस्क फैक्टर हैं जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इन चीज़ों को मॉडिफाई करके आप इस बीमारी के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो एज एक कोई डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि 25 से 40 साल के दरमियान में जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। उसमें देखा गया है कि स्ट्रेस फैक्टर कि ये वो एज ग्रुप है जिसमें डेफिनेटली आपने अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना है, यू हैव टू अर्न ब्रेड फॉर योर फैमिली। इस एज ग्रुप में हम देखते हैं कि स्ट्रेस फैक्टर, लाइफस्टाइल और अनहेल्दी जो हैबिट्स हैं लाइक बाहर से खाना, ये चीज़ें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जस्ट मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा कि कोरोना के दिनों में सब चीज़ें शट डाउन थी, बाहर से होटलिंग बंद थी, तो हम देखते थे कि बहुत से जो पेशेंट, इतना इंसिडेंस होता था कि दिन में हमारे पास 15 से 20 पेशेंट अगर एक्यूट हार्ट अटैक के साथ आते थे तो उस दिनों में 3 से 5 आते थे। तो हम लोगों ने एक शॉर्ट सी रिसर्च इस पर की और इस चीज़ को एवेल्यूएट करना चाहा कि इसके रीज़न क्या है कि कोरोना में अगर हार्ट अटैक है तो डेफिनेटली आप हॉस्पिटल आने से मरीज़ ने आना ही आना है, चाहे इमरजेंसी है चाहे रोड ब्लॉक है। लेकिन उस सब चीज़ों के बावजूद हमने अपने जो विजिनिटी में हॉस्पिटल से उनसे भी फीडबैक लिया कि कोरोना के दिनों में क्या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का इंसिडेंस हमारा 40-50% रिड्यूस हो गया, तो आप लोगों के हॉस्पिटल्स में क्या सिनेरियो है। तो उसमें हमें ये बात समझ आई कि जब आप बाहर काम करते हैं तो जाहिर बात है बाहर की होटलिंग, बाहर का खाना, स्ट्रेस, झगड़ा, लड़ाई, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही होती है, तो जिससे हार्ट अटैक का भी इंसिडेंस बढ़ता है। तब कोरोना के दिनों में क्योंकि आइसोलेशंस में थे लोग, सोशल गैदरिंग्स कम थी और जो जंक फूड वाले स्पॉट्स हैं वो भी बंद थे, होटलिंग बंद थी, लोग घर से ही खा पी रहे थे, तो इस वजह से इस बीमारी का जो हार्ट अटैक का इंसिडेंस भी कम हो गया। तो जिससे ये चीज़ वाज़िया हुई कि आपके जेनेटिक मेकअप में जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है उनसे ज़्यादा मॉडिफाइबल फैक्टर्स का ज़्यादा रोल है। तो लिहाजा इन पे हमें बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अपना लाइफस्टाइल, अपनी खुराक, इन पे बहुत तवज्जो है। अगर आप किसी जगह काम करते हैं तो होटल से खाने के लिए आप घर से खाना लेके जाएँ, ये आपके हेल्दी हैबिट्स में बेहतरी और दिल की बीमारी से बचाव में आपकी हेल्प करेगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं? वैसे तो आपने बता दिए, लेकिन एक दफ़ा फिर से लोगों को रिपीट कर दीजिएगा ताकि जिनको कन्फ्यूजन है तो उनको पता चले कि अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक होता है तो उसको किन सिम्टम्स की बेसिस पे हम आमतौर पे कहते हैं कि इसको हार्ट अटैक हो गया और इमीडिएटली उसको लेके हमें हॉस्पिटल में पहुंचना है। उसका एक बैकग्राउंड ये है डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले खुद भी बताया और वैसे भी मैंने देखा है कि कई दफ़ा लोग कहते हैं कि मुझे अगर यहाँ पे दर्द शदीद शुरू हो गया है, मुझे किसी और जगह प्रॉब्लम हो रहा है, इस एरिए में मुझे बाजू के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे शायद हार्ट का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हार्ट अटैक और ओवरलैप कर रहे हो उसके सिम्टम्स किसी और डिजीज के साथ, लाइक स्टमक की डिजीज के साथ, या उसके सिम्टम्स ओवरलैप कर रहे हो कई जिसको कहते हैं लंग्स डिजीजेस के साथ, तो डेफिनेटली पेशेंट के लिए प्रॉब्लम होगा। तो आप मुझे थोड़ा सा लोगों की आसानी के लिए बल्कि बताइएगा कि क्या सिम्टम्स होते हैं, और डॉक्टर साहब इसमें ऐड ये कीजिएगा कि कितना चांसेस होते हैं जितना जल्दी अगर किसी को कहीं पहुंचाया जाए करीब तीन टर्शरी केयर हॉस्पिटल में तो उसके बचने के चांसेस कितने होते हैं, और अगर उसको डिले किया जाए तो क्या नुकसान हो सकते हैं? ऐसा है कि एक्यूट हार्ट अटैक में 80-90% पेशेंट की अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिसमें टिपिकल चेस्ट पेन है जो मैंने बताया कि शदीद छाती में दर्द होता है, दबाव की शक्ल में पसीना आना, सांस का बंद होना, घुटन, ये अलामात हैं। 80% पेशेंट्स ऐसे हैं, 90% जो कि आपको इन अलामात के साथ प्रेजेंट करेंगे और डेफिनेटली वो किसी ना किसी फ़र्स्ट एड हेल्प मेडिकल पॉइंट पे कांटेक्ट हो जाएगा इनका।
10-20% लोग ऐसे होते हैं जिनके सिम्टम्स एटिपिकल होते हैं, जिनको साइलेंट अटैक भी हो सकते हैं। इनमें ऐसे पेशेंट जिनकी एज ज़्यादा हो, ख़वातीन और जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उनमें क्योंकि दर्द महसूस करने की सलाहियत कम हो चुकी होती है, तो बहुत दफ़ा ऐसे पेशेंट्स को मल्टीपल साइलेंट अटैक्स होते रहते हैं, लेकिन उनको वाज़ह तौर पे नहीं पता चलता। और बहुत दफ़ा इस तरह के पेशेंट जब काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज में जाते हैं और सांस फूलने की शिकायत होना शुरू होती है, तो वो जब डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं, उनकी ईसीजी करते हैं, उनकी एको करते हैं, तो पता ही चलता है कि इनको तो हार्ट अटैक हो चुका हुआ है। लेकिन पेशेंट बताता है कि मुझे कोई इतनी शिद्दत का दर्द नहीं हुआ, मुझे आहिस्ता आहिस्ता सांस फूलना शुरू हो गया है, थकावट शुरू हो गई है। तो ये वो कैटेगरी है जिसमें साइलेंट अटैक्स होते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स जिनको शुगर हो, जिनकी एज ज़्यादा हो, अगर वो अपनी अलामात टिपिकल ना भी बता रहे हों, लेकिन फिर भी हमारा सस्पिशन ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम उनका जल्दी स्क्रीनिंग कर सकें। स्क्रीनिंग के लिए डेफिनेटली ईसीजी, एको और चंद ब्लड के टेस्ट इस चीज़ को रिवील कर सकते हैं कि पेशेंट को साइलेंट अटैक हुआ है या नहीं। और शुगर के पेशेंट्स में हमें ख़ास कर इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर वो थोड़ी भी घुटन बताए, थोड़ा भी बताए कि मुझसे मतलब फंक्शनल कैपेसिटी कम हो गई है, थकावट ज़्यादा हो रही है, तो फिर डेफिनेटली हमें इस एंगल पे सोचना चाहिए कि खुदा न खास्ता शुगर की वजह से कहीं साइलेंट अटैक ना हो रहा हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब ये थोड़ा सा हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। हाउ टू मैनेज अ पेशेंट विद हार्ट अटैक, कैसे इसको मैनेज किया जाता है? अच्छा, ऐसा है कि जब भी किसी पेशेंट को अटैक होता है, तो अगर वो किसी ऐसी जगह पे पहुंचा है जहां से उसको 2 घंटे के अंदर ऐसी जगह पहुंचाया जा सके जहां पे प्राइमरी पीसीआई यानी फ़ौरन स्टेंट डालने की सहूलत मौजूद हो, तो गाइडलाइन रिकमेंड करती हैं कि वहीं पे पहुंचाना बेहतर है, कि आप उसको डिस्प्रिन दें, एंजिसिड दें, स्टेबल करें और उसको 2 घंटे के अंदर उस जगह पे ट्रांसफ़र कर दें उसको। और अगर जो पेशेंट हार्ट अटैक के जब अलामात शुरू होती हैं उसके 12 घंटे के अंदर अंदर अगर पेशेंट पहुंच जाता है, तो गाइडलाइन के मुताबिक हम उसको फ़ौरन एंजियोग्राफी करके स्टेंट डाल देते हैं। बहुत, क्योंकि 12 घंटे के बाद देखा यह गया कि क्लॉट सख्त हो जाता है, उसकी वजह से जो नुकसान होना होता है वो हो चुका होता है। तो ऐसी सूरत में फिर बाज़ दफ़ा फ़ौरन एंजियोग्राफी करके स्टेंट डालने का फ़ायदे की बजाय नुकसानात देखे गए हैं। लेकिन चंद ऐसी कंडीशंस भी हैं कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, टाइम 12 घंटे से ज़्यादा हो गया है, लेकिन पेशेंट को अभी भी चेस्ट पेन है, पेशेंट की ईसीजी में अभी भी तब्दीलियाँ मौजूद हैं, या पेशेंट की कोई इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी है, जिस तरह ईसीजी के अंदर कुछ सिटीजन प्रॉब्लम होते हैं जिसको हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक, वीटी, वीफिब, इस तरह की कंडीशन हो, तो फिर हम टाइम लिमिट को नहीं देखते हैं। फिर हम उसके साथ फिर पेशेंट को वही जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जिसको प्राइमरी पीसीआई कहते हैं वो ऑफ़र करते हैं, और वो हम प्रोसीड करते हैं ताकि पेशेंट की जान को बचाया जा सके और जो मायोकार्डियल को मज़ीद डैमेज हो रहा है उसको हम रोक सकें। तो ये टाइम डोमेन है। इस वजह से जब भी हार्ट अटैक हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल फर्स्ट एड फॉलोड बाय ट्रांसफ़र टू अ सेंटर विच कंटेन्स द फैसिलिटी ऑफ प्राइमरी पीसीआई, यानी आम जुबान में जिनको हार्ट अटैक के इलाज के लिए स्टेंट डालने की सहूलत जहाँ पे मौजूद हो वहाँ पे ट्रांसफ़र करना। और 2 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र हो, वेल एंड गुड। 12 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट आ जाए, हम एंजियोप्लास्टी कर देंगे। 12 घंटे से ज़्यादा है तो फिर कुछ खास पैरामीटर्स हैं जिनको देख के हम करेंगे। अदरवाइज़ जो भी पेशेंट है, हार्ट अटैक हो गया, 12 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है कि हमने उसकी एंजियोग्राफी करनी है, उनकी वेसल्स को देखना है ताकि हम उसकी जो हार्ट की वेसल्स की एनाटॉमी है उनको डिफ़ाइन कर सकें और फ्यूचर मोड ऑफ ट्रीटमेंट को हम डिफ़ाइन कर सकें। क्योंकि बहुत दफ़ा अगर एक अटैक हुआ है तो खुदा न खासा ये ना हो कि दूसरा तीसरा भी हो, तो उसके लिए हमें पता हो कि अंदरूनी बीमारी की क्या नोयत है, और उसके लिए जो टेस्ट है उसको हम एंजियोग्राफी ही कहते हैं। तो हार्ट अटैक से अगर कोई डिले हो गया है लेकिन फिर भी उसको एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है, और एंजियोग्राफी के बाद उसका जो फ्यूचर में इलाज है उसमें हमें हेल्प मिलती है, और उसी से पेशेंट की प्रोग्नोसिस को, पेशेंट के सर्वाइवल को हम बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट पे मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए आप आज के टॉपिक पे अगर कोई मैसेज देना चाहें तो नाउ दिस इज आउट टू यू। देखें, ये सदका जारिया है कि अगर आपको कोई मालूमात मिली है, इस मालूमात को अगर आप आगे ट्रांसफ़र करके किसी एक इंसान की भी जान बचाने में आप मदद कर सकते हैं, तो ये एक सदका जारिया है जो कि आपको इस दुनिया में और आखिरी दुनिया में भी आपके लिए मग़फ़िरत का बायस बन सकता है। तो इसमें जो कि इनिशियल स्टेप्स हमने बताए, इन स्टेप्स के साथ साथ अगर ये जो मैंने मालूमात फ़राहम की हैं ये आम लेमैन तक पहुँचाएँ, अपने रिश्तेदार, अज़ीज़ व अक़ारब और मोहल्ले में जो लोग हैं, मतलब मसाजिद में जब आपके जो कोलीग्स हैं उनके साथ ये मालूमात शेयर की जाए। और सबसे अहम चीज़ है कि लाइफ में जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जिसमें आपकी खुराक, आपका लाइफस्टाइल, वॉक, वर्जिश और जो ज़हनी तनाव घर में होती है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि ये 50-60% ये फैक्टर्स हैं जिनको अगर आप कम कर दें तो डेफिनेटली इस बीमारी को बहुत हद तक हम रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी फैमिली को खुशहाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अदील, इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू। हाई हेल्थ पॉइंट का, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म से मुझे ये आम आवाम की आगाही के लिए इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हमने देखा
कि डॉक्टर साहब ने हार्ट अटैक की ना सिर्फ टाइप्स बताई बल्कि ये बताया कि किस पेशेंट को कैसे हमने सेग्रीगेट करना है कि वाकई इसको हार्ट अटैक हुआ हुआ है। और याद रखिएगा, टेक होम मैसेज आज का हमारा ये है कि प्लीज़ फर्स्ट एड दें, आप उसको डिस्प्रिन दें, उसकी ज़ुबान के नीचे रखने वाली मेडिसिन जो डॉक्टर साहब ने बताई वो दीजिएगा, लेकिन ज़्यादा मत दीजिए जब तक कि वो किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में नहीं पहुंचता। जैसे डॉक्टर साहब का करीब तरीन हमारा रावलपिंडी के अंदर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, या आप लाहौर में तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, आप फैसलाबाद में फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, अगर आप मुल्तान में एमआईसी है वहाँ पे मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, अगर आप कराची में हैं तो एनसीआईवीडी है। तो वहाँ तमाम डॉक्टर्स मौजूद होते हैं और उनका काम ही यही है ऐसे पेशेंट्स को केटर करना, बजाय इसके कि हम खुद से किसी को ट्रीट करें। हमें चाहिए कि स्पेशलिस्ट के पास जाएं। ख्वातीन हज़रात, अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पे एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।